और अब पाकिस्तान के आलमी मामलात के हवाले से जो अहमियत है उसी के पेश नज़र उसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट अपना पहला दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद उनका पहला विज़िट है, 2 रोज़ा विज़िट। लाहौर आए वो, उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने किया। मरीम नवाज साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी। उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सेठ साहब, माजी देखते हुए ईरान इसराइल जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल का अमेरिका का विज़िट और इसके बाद ये विज़िट, क्या मुज़मिरात हो सकते हैं इस दौरे के? खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट। मुझे सबसे पहले तो ये बात जो है खटकी कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वहाँ के और वो मरियम और नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियरली, ये एक इंडिकेशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सियासी पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी और मेरा ख्याल है दुनिया को भी, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और वो साथ खड़ी है ईरान के अगेंस्ट इजराइल और बाय एसोसिएशन अगेंस्ट द अमेरिकन एजेंडा रिगार्डिंग ईरान। तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं, मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एंड प्रो ईरान। तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियां नवाज शरीफ हैज स्टेप्ड इन। नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको, शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, साथ की। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये क्या करने आए हैं यहाँ? मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से। वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है और पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना, और ईरान की वजह से वो यहाँ पे अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है। मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है, विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन्स। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा। तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आके लिस्निंग पोस्ट वगैरह, यहाँ से और भी हेल्प होगी, तो वी आर कंसर्न्ड। आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं। फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते। तो वो है तो सही, नहीं इट्स अ थ्रेट, और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, तो एक तो ईरान ये कहने आया कि हमारे लिए ये मसला है, जरा ख्याल रखिएगा, अमेरिका को आप एक्सेस दे रहे हैं, हमारे लिए ये मसला बन सकता है, और ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे हैं डिस्टेबलाइज करने की। तो प्लीज वी आर वेरी कंसर्न्ड कि आप प्लीज ये ना करने दें अमेरिका को। दूसरा ये कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपके भी बड़े तल्लकात हैं, आप मेहरबानी करें, आप अभी वहां से आए गए हैं, आते जाते हैं, और आप SCO में भी बैठते हैं एंड सो ऑन, तो आप मेहरबानी करके वहां भी हमें सपोर्ट करें कि अमेरिका का एजेंडा जो है उसको हमने नाकाम बनाना है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट सक्सीड। एंड तीसरा ये कि हमें शायद कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़े
तो वो भी हम अगर आप दे सकते हैं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप हमें दे दें। और चौथा ये कि हमारे ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं, बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके कोशिश करें कि हमारे लिए कोई रास्ते निकले, कोई तेल का रास्ता निकले या किसी और चीज का रास्ता निकले। आप पता है, हमें एहसास है इस बात का कि अमेरिका आपके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर डालता है और आपको सैंक्शन भी कर सकता है, मगर ये एक ऐसी स्टेज है कि अमेरिका को शायद आपकी थोड़ी ज्यादा जरूरत है, और इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे लिए भी कोई थोड़ी बहुत रिलीफ अपने अपने हक को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, इसमें शायद हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो वो इस किस्म की बातें करने आए हैं कि हमें खदशा है कि अमेरिका यहाँ फुटप्रिंट में जमाना चाह रहा है और वो हमारे खिलाफ आप मेहरबानी करें इसको ना होने दीजिएगा। एंड देन आई थिंक देयर मे बी सम रिक्वेस्ट फॉर सम वेपन्स एंड स्पेशली आर्टिलरी शेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। उसकी वजह यह है कि इनकी जो स्टॉक पाइल है वो काफी कम हो गई है बिकॉज उन्होंने काफी किया है, बहुत कुछ किया है वहाँ। इसलिए आई थिंक इस किस्म की चीजें हैं दैट मे इम्पैक्ट ऑन दिस विजिट। ठीक है, ये है मामलात। इसके अलावा CPEC में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का इरादा जाहिर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो भी ये सही कह रहे हैं, मगर वो CPEC जो है ना वो यहाँ से इतना नहीं है। देयर इज नथिंग ईरान कैन डू। ईरान ने तो कहा था कि वो आप ऑयल पाइपलाइन का एक्सटेंड करें ग्वादर से, मगर वो तो हो नहीं सकी। वो जाहिर है वो कहेंगे जी करें करें करें। हमारी तरफ से होगा कि आप तो हमारे थ्रेटन कर रहे हैं कि अदालतों में हमें घसीट रहे हैं, आपको एहसास नहीं है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, वो आप वापस करें, आप हमारी भी समझें, हमारे ऊपर भी बढ़ा। तो ये बातें भी होगी। वो जाहिर है वो कहेंगे जी उसको आगे बढ़ाएं, कोई बात नहीं, ये अच्छा मौका है। अमेरिका इस वक्त थोड़ा सी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं। बिकॉज ईरान के ऊपर अब इतने जबरदस्त किस्म के सैंक्शंस टाइट किए जा रहे हैं। इंडिया को कहा जा रहा है कि आप तेल ना खरीदें, सो ऑन। तो इट्स ईरान इज ऑब्वियसली वरीड। उसके पैसे उनके पास ना, हथियार खत्म हो गए हैं, स्पेशली आर्टिलरी शेल्स खत्म हो गई हैं, रॉकेट्स खत्म हो गए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना पूरा एजेंडा होगा टू डिस्कस हाउ ईरान कैन बी प्रोटेक्टेड एंड हेल्प। ठीक है, बड़ा अहम पहलू जो आपने निशानदेही की, नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्तकबाल करना इरानियन प्रेसिडेंट का क्या ज़ाहिर करता है, उस डेलीगेशन का इस्तकबाल करना क्या ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये जो भी बाहमी मामलात है दोनों ममालिक के दरमियान, बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान, वो अपनी जगह हम, लेकिन पाकिस्तान का किरदार की प्लेयर के तौर पर खित्ते में नुमायाँ हो रहा है। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवाल शामिल करते हैं मर्दान से फ़हद। सेठी साहब, अगर पाकिस्तान को दोबारा हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए तो जो हम आम लोग सोचते हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कोई और तरीका है जो आपके ख्याल में जिससे हम दोबारा अपनी इकोनॉमी को दुनिया में ऊपर लेके जा सके? और अगर कोई तरीका है तो काइंडली उसके स्टेप ज़रा बता दें ताकि शायद गवर्नमेंट को आपकी बात पहुंच जाए और वो आम आदमी पे रहम करे और हमारी इंडस्ट्री कड़ी होनी शुरू हो जाए और हमारी आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट नहीं सुनती किसी की बात, तो वो समझते हैं उनको सब पता है। तो इसलिए ये तो गलत फहमी में आप मत रहें कि वो मेरी बात सुनेंगे और उसके ऊपर भी तवज्जो देंगे। जो बात करने वाली है वो उनको पता है कि कैसे मसले को हल करना है, मगर एक पूरा एजेंडा है जिसकी वजह से इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते गालिबन गरीबों के लिए। दैट इज द मेन। अगर ग्रोथ भी हो तो अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर फायदा क्या उस ग्रोथ का। तो अब सवाल ये है कि क्यों इस मुल्क के अंदर इतनी क्राइसिस है इकोनॉमी की। मैं 2-3 दफ़ा इसका हवाला पहले भी दे चुका हूँ। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है स्टेफन डरकॉम। वो कंसल्टेंट है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कंसल्टेंट रखा हुआ है। वेरी गुड, अच्छी बात है। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, गैम्बलिंग करना डेवलपमेंट के साथ। उसके लुबे लबाब उसमें यह है कि सब कुछ हो सकता है, मगर सबसे पहले जो हुक्मरान तबका है उसे कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो फैसले सही करते हैं तो बहुत से मसले जो हैं फिर इनको रास्ते ढूंढ लेंगे ये करने के। वो फैसला क्या है? वो कह रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसको फैसला ये करना पड़ेगा कि सबको अपने हिस्से जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का, सरमायादारों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, मिडिल क्लास के ताजरों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, इन्हें अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा।
क्योंकि जो कुछ बनता है वो ये खा जाते हैं, सारा कुछ टैक्स लगाते हैं और सब कुछ खा जाते हैं। डेवलपमेंट भी नहीं होती और गरीबों तक भी कुछ माल कुछ नहीं पहुंचता। वो जो पुरानी थ्योरी थी कि अगर केक बढ़ेगा तो थोड़ा सा नीचे गिरेगा और आम आवाम को भी कुछ मिल जाएगा, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते थे, वो अब नहीं हो रहा। वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आपने इतने कर्जे ले लिए हैं सिर्फ ये सारे तबके को खिलाने पिलाने के लिए या खाने पीने के लिए, कि अब रहा कुछ नहीं किसी को देने के लिए। और ये जो चाइना के साथ आपके जो ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, उसकी वजह से चाइना के सारे माल जो है वो पाकिस्तान आता है और वो चीप है। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हाई है, तो यहाँ इंडस्ट्री जो है वो लग ही नहीं सकती अब, क्योंकि इतनी कंपटीशन, चाइना के साथ compete ही नहीं कर सकते। आज अगर हुकूमत की पॉलिसी भी हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह जो कंपेटिटिव है इस हद तक, वो भी इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। तो ये इस किस्म के आपके मसाइल क्यों। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कभी अडल्ट बने ही नहीं, वो बच्चे ही रह गए। पैसे लंबे बन रहे थे प्रोटेक्शन से, सब्सिडी से, तो आते पड़ गई और कोई नई इंडस्ट्री, नए इनोवेशन, नई टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं शॉकिंग, अभी भी 30 अरब रुपए, मतलब हम कब से सुन रहे हैं जी 20 अरब 21 अरब 22 अरब। यार इस तरीके से भी कभी मुल्क चलते हैं। और क्योंकि आप क्या एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी नहीं है, आपने उसको वैल्यू ऐड की नहीं, तो क्योंकि आप मजे ले रहे थे, अरबों रुपए कमा रहे थे जिन लोगों ने टेक्सटाइल मिल्स बनाई हुई थी, ये किया, शुगर मिल्स बनाई हुई। तो बात यह है कि ये सारा जो तबका है ना, एक खा पी गया पाकिस्तान में। अच्छा अब जाके, और इसलिए कुछ रहा ही नहीं है गरीबों के लिए। तो कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, कौन सी आप कहते हैं इंडस्ट्री लगेगी। आपके अपने लोग इंडस्ट्री जो है उठा उठा के ले जा रहे हैं दुबई, तो बाहर से कौन लाके, आप कौन लगाएगा यह इंडस्ट्री। ये आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई है कंपेयर टू, अभी तो 10-11 पे आ गया, पहले 20% था। कौन लेगा, कर्जे लेके लगाएगा इंडस्ट्री। आपकी बिजली के कॉस्ट, गैस के कॉस्ट, सब चीजें आपकी महंगी है यहाँ, ट्वाइस, nearly 100% मोर एक्सपेंसिव देन द रीजन। तो इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर आप कर्जे लेके चला रहे हैं। और ये जो खाते पीते लोग हैं, ये इनके साथ कुछ, उनकी बेल्ट टाइटनिंग कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए। आपने लाख रुपया जो बंदा कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, जो चीज वो खरीदने जाता है उसके ऊपर भी टैक्स है, जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स है। मतलब है ये कोई तरीका है। वो इसीलिए ना, क्योंकि जो खा पी रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए बनाए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ना इनहेरिटेंस टैक्स है, ना वेल्थ टैक्स है, ना कुछ है। तो आप मुझे बताएं, यही तो फैसले करते हैं सारे मिलजुल के। हाँ। पेंशन, तो मतलब है मैं क्या आपको बताऊं, तो आप समझे ये कि ये कोई ये फिलॉसफी नहीं देनी कि जी इस तरीके से करें तो ये ठीक हो जाएगा। बेसिकली गल है कि जेबा अपनी कटो और गरीबों वास्ते और मुल्क वास्ते कुछ कर दो हुकूमत को। तो प्रॉब्लम को करने वाले अगर खुद प्रॉब्लम हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बिलुबात ये कहा जा सकता है। और अब एक और सवाल है सऊदी अरब से हैरत खान साहब। सर अक्सर आप शो में ये बोलते होते हैं कि वेस्टर्न इंटरेस्ट, इसका मुझे समझ नहीं आई, ये थोड़ा मुझे समझा दे। ये वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब क्या है बेसिकली, आप अक्सर यूज करते हैं, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें वेस्टर्न इंटरेस्ट। और दूसरा, अगर आप प्रोग्राम हफ्ते में कम से कम 5 दिन कर दें तो बहुत अच्छा है जी। हम पूरा वीक आपके प्रोग्राम का मैं इंतजार पेशती करता हूँ और 15 साल से 20 साल से आपको तजिए सुन रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। थैंक यू। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, अभी इससे पहले जो मैंने कहा है कि ये लोग हैं, ये वो पॉलिसीज इख्तियार नहीं करते जिसके साथ इनकी जेब तब थोड़ी हल्की होगी और आवाम के लिए कुछ होगा, तो इनको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट वो होता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि मेरा प्रोग्राम चलता रहे, मेरे पैसे 4 आते रहे मुझे। अगर कोई रास्ते में रुकावट आती है तो मैं उस रुकावट, हाँ वो जायज हो, मैं उसकी ऑपोजिशन करूँ, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट है, मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वेस्टेड है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे अपने इंटरेस्ट को पहले प्रोटेक्ट करना है और फिर मैंने सोचना है किसी और का इंटरेस्ट, किसी और तबके का इंटरेस्ट, किसी और ग्रुप का इंटरेस्ट, या किसी और बिजनेस का इंटरेस्ट, या किसी और, या इवन नेशनल इंटरेस्ट।
तो मैं पहले अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, अगर वो प्रोटेक्ट हो जाए तो मैंने दूसरे की बात करूँ। तो अब बात यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इसको कहते हैं। शुगर इंडस्ट्री जो है, जो वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को नहीं करने देंगे जिसके साथ उनकी जेब हल्की होती है। इसी तरीके के साथ और भी इंडस्ट्रीज हैं या और भी ग्रुप्स हैं, मैं क्या कहाँ कहाँ आपको लेके जाऊं, जहाँ वो लोग जुडिशरी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेती है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो गरीब बेचारे के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब बात यह है कि दीज आर ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई पॉलिसी जो है, कोई अपने खिलाफ पॉलिसी बनाने नहीं देता। आज आप सेल्स टैक्स लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी आइटम के ऊपर, तो वो सारी इंडस्ट्री वाले पहुंच जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास कि जी हम तो मारे जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, ये तो ना करें, ये तो ना करें, ये तो ना करें। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस पॉलिसी को अपोज कर। इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक। और 5 दिन शो के बारे में आपके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या कहते हैं? अरे देखो यार, बात यह है कि तीन दिन ही बड़ी मुश्किल से होते हैं, और वो भी आप लोग वहां जो बैठे हुए हैं वो कैंचियां लेके बैठे हुए हैं, तो फायदा क्या हुआ? अगर और बातें करेंगे तो फिर कैंचियां शुरू हो जाएंगी। तो 3 ही काफी है मेरा ख्याल है। करने को तो हम हर रोज बैठ के गपशप मार सकते हैं, मगर फिर शायद सारा कुछ ही ना, कहते हैं ना, सारा कुछ ही ना बंद हो जाए।